अध्याय 766 शव का उत्परिवर्तन। कविता अभी भी बेहद शांत और विरक्त सी लग रही थी। रात की मध्यम रोशनी में उसकी त्वचा इतनी पीली लग रही थी मानो वह लगभग पारदर्शी हो, जिसमें खून का कोई अंश न हो, लेकिन फिर भी वह डरावनी नहीं लगती थी। बचपन से ही नृत्य की शिक्षा पाने के कारण उसके हर कदम में एक अजीब सी शालीनता और हल्कापन था, जिसे देखकर यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि इस भयानक दुनिया में ऐसी अनोखी लड़की भी रह सकती है। लेकिन कोई भला ये कैसे सोच सकता था कि इस रूप में ढलने के लिए वह किन किन परिस्थितियों से गुजरी होगी। मैंने आज तुम्हें सभा में नहीं देखा, रोहित ने उसके साथ चलते हुए अचानक छाई खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मेरे पापा ने मुझे बुलाया था, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गई। इसके अलावा मुझे भीड़भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं हैं। मैं रात के समय टहलना ज़्यादा पसंद करती हूँ, दिन के उजाले में मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, कविता ने समझाया। रोहित ने उत्तर दिया, ये ठीक नहीं है, तुम्हें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और खुद को दूसरों से अलग नहीं समझना चाहिए। मुझे ऐसे ही रहना पसंद है और मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा है, कविता ने तुरंत पलटकर कहा। रोहित की आंखें थोड़ी घूमी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह पूरी तरह से नहीं समझ सकता था कि कविता इस समय किस मानसिक स्थिति में थी। जल्दी ही वे दोनों एक मंदिर जैसी ऊंची चारदीवारी के सामने पहुंच गए, जिसके दरवाजे मजबूती से बंद थे और आसपास निगरानी के लिए कैमरे लगे हुए थे, जिससे जाहिर था कि यहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व के समय का वह जर्जर एंशिएंट हाउस इसी घेरे के भीतर छिपा हुआ था। कविता द्वारा दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही वे हवेली के भीतर दाखिल हुए, ठीक बीचों बीच एक भारी भरकम ताबूत रखा हुआ दिखाई दिया। रोशनी की किरणें पड़ने पर ताबूत की सतह पर एक धुंधला सा घेरा उभर रहा था, जो इस शांत और अंधेरी रात में देखने वाले के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रहा था। मैं पहले ऊपर सो रही थी और इसी चीज़ की वजह से मेरी नींद खुल गई, उसने ताबूत की ओर इशारा करते हुए कहा। सचमुच तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, रोहित उसके साहस की सराहना किए बिना नहीं रह सका। मुख्य हॉल के बीच में एक ताबूत का होना तो एक बात थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस रहस्यमयी हवेली के भीतर एक ऐसा कमरा भी था जिसे उसने आज तक कभी नहीं खोला था, जिसका दरवाज़ा सोने से पूरी तरह वेल्ड करके सील किया गया था। रोहित के मन में जिज्ञासा तो थी, लेकिन वह इतना मूर्ख या लापरवाह नहीं था कि उसे खोलने की कोशिश करता। मुझे इस ताबूत को देखने दो, तुम थोड़ी दूरी पर खड़ी रहो, उसने कुछ पल सोचने के बाद कहा और कदम बढ़ाते हुए ताबूत के ठीक बगल में पहुंच गया। ताबूत में अपने आप में कुछ भी असामान्य नहीं था। आलिया ने इसे बाहर बाजार से खरीदा था और इसकी मजबूती और मोटाई के अलावा इसमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी। इसलिए भले ही ये देखने में खौफनाक लग रहा हो, लेकिन वास्तव में ये हानिरहित था। असली समस्या उस चीज़ के साथ थी जो इसके भीतर बंद थी। उसने इसके अंदर एक बेहद खूंखार प्रेत का शव रखा हुआ था। जैसे ही रोहित का हाथ ताबूत के ढक्कन पर टिका, उसने अपनी ताकत से उस भारी लकड़ी के बोर्ड को आसानी से हिला दिया, लेकिन उसने उसे तुरंत पूरी तरह नहीं हटाया। उसकी हथेली को ताबूत के भीतर से होने वाले हल्के कंपन महसूस हो रहे थे। कोई गलती नहीं थी, अंदर निश्चित रूप से कुछ अजीब घटित हो रहा था। अभी तो ये शांत लग रहा है, लेकिन कुछ देर पहले इसके अंदर से सचमुच कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई चीज़ अंदर से ढक्कन को ठोक रही हो, कविता ने थोड़ी दूरी से कहा। हाँ, मुझे पता है, रोहित ने उसकी बात पर कोई संदेह नहीं किया। मैं अब ताबूत खोलने जा रहा हूँ, ये खतरनाक हो सकता है। घोस्ट चाइल्ड को अपनी सुरक्षा के लिए पास ही रखो। उसने एक पल का इंतजार किया, खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और फिर ढक्कन पर टिकी अपनी हथेली से एक जोरदार झटका दिया। वह भारी कवर तुरंत एक तरफ खिसक गया और एक तेज आवाज के साथ फर्श पर जा गिरा। लंबे समय से बंद सड़ने की एक भयंकर दुर्गंध तुरंत पूरे माहौल में फैल गई, जो इतनी तीव्र थी कि किसी का भी जी मिचला जाए। भले ही इस जगह को रेनोवेट करके हवा के निकास के लिए डक्ट्स लगाए गए थे, लेकिन वह दुर्गंध इतनी आसानी से गायब होने वाली नहीं थी। जब तक स्रोत वहीं मौजूद था, वह गंदी बदबू बार बार उठती रहती। कविता ने अपनी भौहें सिकुड़ी, सावधानी से अपनी नाक को ढका और कुछ कदम और पीछे हट गई। रोहित के चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य रहे। वह लाशों की इस तरह की सड़न और बदबू का आदी हो चुका था। उसने सीधे ताबूत के भीतर झांका, लेकिन अंदर का नज़ारा देखते ही उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए, क्योंकि स्थिति उसकी उम्मीदों से काफ़ी परे थी। वह अत्यधिक सड़ चुका शव अब अपने सामान्य आकार में नहीं रह गया था। वह घने काले बालों की एक परत से पूरी तरह ढक चुका था, जो ताबूत के निचले हिस्से में किसी फंगस की तरह फैल गए थे, यहाँ तक कि ताबूत की लकड़ी की दीवारों पर भी चढ़ने लगे थे। वे घने काले बाल ऐसे लग रहे थे मानो उस सड़ती हुई लाश के भीतर से ही उगकर बाहर आए हों। यह अजीबोगरीब बदलाव ऐसा था जो रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था, और वह इसका कारण समझने में पूरी तरह असमर्थ था। क्या ये शव किसी अजीब उत्परिवर्तन म्यूटेशन से गुजर रहा है? रोहित की लाल प्रेत आंख ने सच का पता लगाने के लिए गहराई से देखने का प्रयास किया।
दुर्भाग्य से उसकी वह आँख भी कुछ खास अंतर नहीं देख पा रही थी, क्योंकि जो कुछ दिखाई दे रहा था वह सामान्य आंखों से दिखने वाले नज़ारे जैसा ही था। लेकिन जो बात रोंगटे खड़े करने वाली थी वह ये थी कि वह काले बालों से ढकी लाश मानो धीरे धीरे जीवित हो रही थी। वह बीच बीच में थोड़ा सा कांप उठती थी, या ऐसा लगता था मानो सांस ले रही हो जिसमें बेहद सूक्ष्म हलचल हो रही थी। कभी कभी वह शरीर भीतर ही भीतर अजीब तरह से मुड़ता और विकृत होने का प्रयास करता। अब उसे महज एक शव नहीं कहा जा सकता था, वह काले बालों से घिरा सड़ते हुए मांस का एक लोथड़ा मात्र बन चुका था। अंदर की स्थिति कैसी है? कविता ने दूर से ही पूछा। रोहित ने कुछ देर विचार किया। ये बेहद अजीब है। मैं इस घटना को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये शरीर वास्तव में एक प्रेत ही है, लेकिन इस समय ये किसी अज्ञात और विचित्र बदलाव से गुजर रहा है। जो भी हो, मुझे इस चीज़ को यहाँ से हटाना होगा। इसे इस आवासीय परिसर में और अधिक समय तक नहीं छोड़ा जा सकता, और न ही ऐसी जगह पर रखा जा सकता है जो मेरी निगरानी से बाहर हो। वह सोचने लगा कि इस ताबूत का क्या किया जाए। इसे सुरक्षित तहखाने सेफ हाउस में रखना ही सबसे सही समाधान था, जो किसी प्रेत को कैद करने के समान होता। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स के सेफ हाउस भूतों को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के निवासियों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे। अगर वह किसी प्रेत को वहां रखता तो उस सेफ हाउस की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। मेरे ऑफिस में एक छोटा सेफ हाउस है। मैं इस ताबूत को वहां रख सकता हूं, और जब मैं काम पर रहूंगा तो इस पर नज़र भी रख सकूंगा। अगर कोई समस्या होती भी है तो वह प्रेत उसी छोटे से कमरे के भीतर कैद रहेगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। रोहित ने एक अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका ढूंढ निकाला। मैं इस ताबूत को अपने साथ ले जा रहा हूं ताकि यहाँ किसी के मन में खौफ न रहे। तुम आज रात जल्दी आराम करो, और इस असुविधा के लिए मुझे खेद है। उसने ताबूत का ढक्कन उठाया और उसे वापस ऊपर से बंद कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से मुझे पहले बता दिया करो, कविता ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत लेकिन सुखद थी। ये पहले से तय नहीं था और मैंने ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं इन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जगह पर एक विशेष सेफ हाउस का निर्माण करवाऊंगा। मैंने कुछ दिनों पहले श्रवण अंकल से इस बारे में बात की थी, रोहित ने कहा। उसकी जापान यात्रा ने उसे पर्याप्त सोना उपलब्ध करा दिया था। अलौकिक सामग्रियों को रखने और भयंकर प्रेतों को कैद करने के लिए एक सेफ हाउस बनाना अब पूरी तरह से संभव था। ये तरीका काफ़ी खर्चीला था और इसके लिए भारी वित्तीय और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता थी। अगर उसने प्रेसिडेंट मिशिमा से वह धन न ऐंठा होता तो रोहित जैसा साधारण टीम कैप्टन इस बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। कविता ने कहा, जब तक तुमने इस पर विचार कर लिया है तब तक ठीक है। बिना कोई और जवाब दिए रोहित ने ताबूत को स्थानांतरित करने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग किया। कुछ ही सेकंड में वह अपने ऑफिस के भीतर था। उसने भारी एंटी थेफ्ट दरवाज़ा खोला और ताबूत को अंदर के छोटे कमरे में धकेल कर लॉक कर दिया। लौटने पर उसने आलिया और मानसी को इस सेफ हाउस में दोबारा कभी कदम न रखने का निर्देश देने की योजना बनाई। आखिरकार इस ताबूत के अलावा उस सेफ हाउस में कपिल का वह रहस्यमयी कागज़ का पुतला भी रखा हुआ था। दो अजीबोगरीब चीज़ें जिन्हें आम लोगों द्वारा न छुआ जाना ही सबसे बेहतर था। जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, रोहित वापस लौटने के लिए तैयार हुआ। ठीक इसी समय गोवानजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के एक विला की 5वीं मंजिल पर। तो प्रेसिडेंट रोहित का गृहनगर इतना खतरनाक है कि तुम दोनों मरते मरते बचे। मानसी इस समय कमरे में आलिया के साथ बैठी बातें कर रही थी और गृहनगर के उनके पिछले अनुभवों के बारे में पूछ रही थी। आलिया थोड़ी नाराज लग रही थी और बोली, सबसे बुरी बात तो रोहित की है। उसने बिना किसी झिझक के मुझे चाकू मार दिया था और मैं उसके हाथों मरने ही वाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहती थी कि वह रुककर मेरे साथ थोड़ा समय बिताए, लेकिन उसने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी और मुझे बिना बात के इंतज़ार कराते छोड़ दिया। ये सचमुच गुस्सा दिलाने वाला है। इस रफ्तार से तो मैं सचमुच एक बूढ़ी आंटी बन जाऊंगी। वह चिल्लाते हुए बिस्तर पर पसर गई। मानसी थोड़ी हैरान रह गई। वह आखिरकार पूरी स्थिति समझ चुकी थी। रोहित के साथ उसके गृहनगर जाने पर खतरे का सामना करने के अलावा ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ था, और वह अच्छी तरह से जानती थी कि आलिया हमेशा रोहित के साथ किसी जादुई पल के होने का इंतजार करती रहती है। मानसी दीदी, क्या आपको लगता है कि रोहित अब इन सब चीज़ों के काबिल नहीं रहा? अचानक आलिया ने अपने हाथों पर अपना सिर टिकाया और धीरे से शरारती लहजे में फुसफुसाया। मानसी ने समझदारी से पलटवार किया, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्या क्या कल्पनाएं कर रही हो? वह बस उन अलौकिक घटनाओं के अनुभवों के कारण थोड़ा प्रभावित हुआ है जो उसने झेली हैं। तुम्हें उसे समझना चाहिए और उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। आखिरकार अगर रोहित न होता तो हम दोनों बहुत पहले ही मर चुके होते। इसके अलावा क्या अभी जैसा चल रहा है वह अच्छा नहीं है।
तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं एहसान फरामोश हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हें पता है ना। आलिया ने अपना मुंह सिकोड़ा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और वह करीब आते हुए फुसफुसाने लगी, वैसे मानसी दीदी, पिछली बार आप और रोहित कब एक साथ थे? जब उसने ये सवाल सुना तो मानसी वहीं स्तब्ध रह गई। उसने आलिया की ओर देखा और फिर उसके दिमाग में कुछ सुखद यादों के दृश्य तैर गए, उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसकी नज़रें इधर उधर भटकने लगीं। मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। असंभव, तुम इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सकती हो? क्या तुम बस मुझे बताना नहीं चाहती? मैंने तो तुम पर अपनी पीठ पीछे मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने का आरोप भी नहीं लगाया, तुम्हें आज मुझे बताना ही होगा। आलिया किसी जासूस की तरह गॉसिप निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं सचमुच भूल गई, अब मत पूछो प्लीज। मानसी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, वह इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। यह उसके और रोहित के बीच का एक रहस्य था, वह भला इसे कैसे उजागर कर सकती थी? मैं भी एक महिला हूं, तुम्हें पता होना चाहिए। तो क्या तुम अभी भी रोहित को पसंद करती हो? आलिया ने थोड़ा सतर्क होते हुए पूछा। मानसी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, रोहित ने मेरी जान बचाई है, अगर मैं उसे पसंद करती हूं तो इसमें क्या गलत है? इसके अलावा रोहित के मौजूदा कद और स्थिति को देखते हुए महिलाओं का उसे पसंद करना बेहद स्वाभाविक है। आज की महफिल में उन खूबसूरत लड़कियों को देखो, रोहित को देखते ही उनकी आंखें चमक रही थीं। अगर तुम और मैं वहां न होते तो वे निश्चित रूप से उससे बात करने आगे बढ़ जातीं। वह अलग बात है, वे रोहित के पैसे को पसंद करती हैं और रोहित को ऐसे सती लोग पसंद नहीं हैं। मैं अलग हूं, मेरा प्यार सच्चा है, आलिया ने पूरे विश्वास के साथ कहा। मैं इस बात पर संदेह नहीं कर रही कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। मेरा मतलब बस यह है कि अगर रोहित चाहे तो उसके आसपास कई युवा लड़कियां आ सकती हैं। तुम अकेले मुझ पर नज़र रखकर क्या हासिल कर लोगी? इसके अलावा मैं रोहित की सेक्रेटरी हूं, तो मेरे लिए उसके काम और व्यक्तिगत मामलों का ख्याल रखना बेहद सामान्य बात है ना। अगर रोहित मुझे नौकरी से निकाल भी दे तो क्या वह किसी और को काम पर नहीं रखेगा? हम इतने समय से साथ हैं और हमने साथ मिलकर अलौकिक घटनाओं का सामना किया है, जिससे हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। अगर उसे मुझसे भी बेहतर कोई मिल गया तब तुम क्या करोगी? वैसे इस बात में दम तो है, आलिया ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मानो उसे अचानक कोई नई बात समझ आई हो। किस बात में दम है? तभी कमरे में अचानक एक आवाज़ गूंजी और उसके तुरंत बाद रोहित की आकृति उन दोनों के सामने हवा से उभरकर सामने आ गई। इस तरह अचानक प्रकट होने पर वे दोनों अब इसकी आदी हो चुकी थीं। आलिया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, कुछ नहीं। मैं बस मानसी दीदी से बातें कर रही थी। तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? तुमने मुझे अपने कमरे में इतनी देर इंतज़ार कराया। पिछली बार जो ताबूत आया था उसमें थोड़ी समस्या थी, मैंने उसे संभाल लिया है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसे ऑफिस के एक कमरे में रख दिया है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अब वहां जाओ जब तक मैं स्थिति पूरी तरह संभाल न लूं, रोहित ने कहा। सबसे पहले गांव में घटी घटनाओं का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। इस रिकॉर्ड का नाम घोस्ट ड्रीम होगा। ठीक है। मानसी ने सिर हिलाया और तुरंत वह मोटी डायरी निकाल ली और हाथ से रिकॉर्ड लिखना शुरू कर दिया। मैं लिखूंगी, मुझे हमेशा से लिखना पसंद रहा है। आलिया ने उत्सुकता से खुद को आगे बढ़ाया, वह अपनी उपयोगिता साबित करना चाहती थी। रोहित ने कहा, यह तय रहा, रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू करो। धत्तेरे की। आलिया ने अपना मुंह फुला लिया, लेकिन फिर उसने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए खुद ही रोहित के बगल में बैठने का फैसला किया और उसकी बाह में अपनी बाह डाल ली। मानसी मुस्कुरा दी। वास्तव में जब बात रोहित की आती थी तो आलिया का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता था, वह किसी से भी ज्यादा आज्ञाकारी बन जाती थी। अगर वह कभी थोड़ा सा चूचा भी करती तो मानसी का अनुमान था कि वह दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यह शायद एक तरह की मानसिक निर्भरता थी। वह इस पुरुष पर हद से ज्यादा निर्भर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि रोहित के साथ उसके संबंधों का सच जानने के बाद आलिया इस हद तक टूट गई थी कि उसने इमारत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। कागज पर पेन चलने की सरसराहट की आवाज के साथ एक खौफनाक और निराशाजनक अलौकिक घटना को मानसी द्वारा इस डायरी में दर्ज किया जा रहा था। पिछले पन्नों को पलटने पर पता चलता था कि शुरुआती दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत की घटना से लेकर घोस्ट शैडो की घटना और फिर घोस्ट कॉफिन की घटना तक, इन प्रविष्टियों में रोहित के सभी अनुभवों को बेहद बारीकी से दर्ज किया गया था। यहाँ तक कि कुछ मामूली दिखने वाले रोजमर्रा के विवरण भी लिखे गए थे। उदाहरण के लिए उसने खुद के और रोहित के बीच की कुछ बातों को भी व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड किया था। इन घटनाओं को इतने विस्तार से बयां किया गया था मानो यादों का एक पूरा सेट बैकअप किया जा रहा हो। वे सामान्य फाइलों या आर्काइव के दायरे से कहीं आगे निकल चुकी थीं। इस वजह से ये काम काफ़ी थका देने वाला था, जिसे पूरा करने में कभी कभी कम से कम कई घंटे लग जाते थे।
रात के 1 बजे के बाद जाकर आखिरकार यह रिकॉर्डिंग सेशन समाप्त हुआ। रोहित, वास्तव में इसमें इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी तेज़ी से टाइप कर सकती हूँ। मैं शुरुआत में इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकती हूँ, फिर उसका प्रिंट निकालकर अंत में सब बाइंड कर सकती हूँ। ये हाथ से लिखने से कहीं बेहतर होगा। आखिरकार हाथ से लिखने में कुछ गलतियां, सुधार और कट्स हो जाते हैं जो देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते। मानसी ने अपने दर्द करते हाथ की मालिश करते हुए थोड़ी शिकायत की। उसका लहजा थोड़ा लाड़ भरा था। ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वह एक अनोखा हस्तलिखित नोट्स का सेट है। मैं कंप्यूटर से प्रिंट की गई सामग्री पर भरोसा नहीं कर सकता, रोहित ने कहा। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए हमेशा ये रिकॉर्ड लिखती रहूंगी, तो मैं अभी भी काफ़ी काम की हूँ, सही ना? मानसी ने जम्हाई लेते हुए और अंगड़ाई लेते हुए कहा। रोहित ने जवाब दिया। कि ही मानसी ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए। उसे सुरक्षा और संतुष्टि का एहसास हो रहा था। इसी बीच आलिया रोहित के बगल में दुबक कर पहले ही गहरी नींद में सो चुकी थी। दिन में शराब पीने के कारण वह अपनी आंखें और खुली नहीं रख सकी थी। रोहित ने उसके सिर को थपथपाया और खिड़की के बाहर देखने लगा, मानो वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। अध्याय 767 सनरुई। अगले कुछ दिनों तक रोहित जयपुर में सामान्य रूप से काम पर जाता रहा। उस महफिल के बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया था। वह सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करता और उसका जीवन बेहद अनुशासित हो गया था। कंपनी में भी रोहित की मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हालांकि उसके पास करने के लिए कोई विशेष काम नहीं था, लेकिन जब तक वह जीवित था, शॉन्गटोन टावर, शैंटिंग टावर का अस्तित्व बना रहता और सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ता। प्रेसिडेंट रोहित, कंपनी को हाल ही में एक और नया निवेश इन्वेस्टमेंट मिला है, लेकिन उनके सीईओ आपके साथ डिनर पर मिलना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? ऑफिस के भीतर मानसी धीरे धीरे चलते हुए आए। उसके हाई हील्स की आवाज़ फर्श पर गूंज रही थी। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था और हमेशा की तरह वह अपने काम के प्रति समर्पित, परिपक्व और बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन निजी तौर पर यह महिला काफ़ी लाड़ जताने वाली और बात बात पर नखरे दिखाने में माहिर थी। कम से कम पिछले कुछ दिनों में रोहित को ऐसा ही महसूस हुआ था। उनसे मत मिलो। भविष्य में मुझे ऐसे मामलों की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, रोहित ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा। जहां तक फंड्स की बात है, राजीव के पास अभी पर्याप्त पैसा है। ठीक है, मानसी ने सहमति में सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, प्रेसिडेंट रोहित, लंच में क्या लेना पसंद करेंगे? मैं कैफेटेरिया में तैयारी करने को कह देती हूँ। जो हमेशा रहता है वही ठीक है। रोहित अपनी डेस्क पर रखे एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म क्लॉक को देख रहा था। वह गहरे विचार में डूबा हुआ था और रोज़मर्रा की इन छोटी मोटी बातों पर उसका ध्यान नहीं था। वह इलेक्ट्रॉनिक अलार्म क्लॉक थोड़ा अजीब था। वह वास्तव में 90 दिनों का एक काउंटडाउन टाइमर था। हालांकि अब वह संख्या घटकर 75 पर आ गई थी, यानी आधा महीना पहले ही बीत चुका था। ये काउंटडाउन टाइमर रोहित और गोस्ट कैबिनेट के बीच हुए सौदे की समय सीमा को दर्शा रहा था। उसे 3 महीने के भीतर एक प्राचीन हवेली में जाना था और उसके दरवाजों में से एक को खोलना था, और उस दरवाजे की चाबी इस समय उसी के पास थी। रोहित, तुम क्या सोच रहे हो? क्या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? मानसी की आंखें घूमी। वह रोहित के करीब आए और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे धीरे धीरे सहलाने लगी। कुछ नहीं, बस कुछ व्यक्तिगत मामले हैं जिनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मानसी ने यह सुनकर अंदाज़ा लगा लिया कि मामला क्या हो सकता है। वह थोड़ा नीचे झुकी और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अगर तुम्हारा मूड थोड़ा खराब है तो मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। इस समय ऑफिस में कोई नहीं आएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित की नज़रें उन नंबरों से हटी और उसने कहा, नीचे जाओ और चिराग और जोसेफ को यहाँ ऊपर बुलाओ। जी, प्रेसिडेंट रोहित। मानसी को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने तुरंत अपना पेशेवर रूप अपनाया और बिना किसी देरी के ऑफिस से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद मानसी चिराग और जोसेफ को लेकर वापस ऑफिस पहुंची। कैप्टन रोहित, क्या कोई नई स्थिति पैदा हुई है? चिराग ने आते ही तुरंत पूछा। रोहित ने हाथ हिलाया, घबराओ मत, मैं बस तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता था। अच्छा, तो ये बात है। चिराग मुस्कुराया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं भी इन दिनों काफ़ी फ्री हूँ और कैप्टन रोहित के साथ बातचीत करने में मुझे बेहद खुशी होगी। प्रभारी इंचार्ज व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना काम के लिहाज से हमेशा फ़ायदेमंद होता था। चिराग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। मानसी ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप उन दोनों मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। ये सिर्फ एक आम बातचीत नहीं है, मैं एक ज़रूरी विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, रोहित ने शांत लहजे में कहा। हाल ही में मैंने ध्यान दिया है कि जयपुर में काफ़ी शांति है। मेरा ऑफिस आना जाना भी बड़े आराम से हो रहा है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए छुट्टी लेने की सोच रहा हूँ।
क्या कैप्टन रोहित किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? चिराग ने मानसी के हाथ से चाय का कप लेते हुए थोड़े आश्चर्य के साथ पूछा। हाल फिलहाल में उसे याद नहीं था कि मुख्यालय या किसी बाहरी संपर्क ने रोहित से कोई राब्ता किया हो। रोहित ने उत्तर दिया, ये ठीक से कोई बिजनेस ट्रिप नहीं है, बस कुछ मामलों की जांच करने के लिए एक सामान्य दौरा है। क्या यह उसी कोऑर्डिनेट स्थान के बारे में है जो पहले मिला था? चिराग ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए पूछा। उसने इस विषय को टालने की कोशिश नहीं की। सही कहा, मैं दहन सिटी जाकर वहां की स्थिति की जांच करना चाहता हूं, रोहित ने कहा। चिराग ने सिर हिलाया। अगर दहान सिटी की बात है तो वह यहां से काफ़ी करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कैप्टन रोहित वहां जाना चाहते हैं तो मैं यात्रा की व्यवस्था कर सकता हूं। आप कब निकलने की योजना बना रहे हैं? जब तक मामला देश के भीतर का था, रोहित कहीं भी जा सकता था। उसके जैसे कैप्टन लेवल के अधिकारी के लिए यात्रा करना एक सामान्य बात थी। हालांकि अगर वह विदेश जा रहा होता तो चिराग को एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती। कल सुबह। जहां तक यात्रा के शेड्यूल की बात है, मेरी सेक्रेटरी इसका प्रबंध कर देगी, रोहित ने फिर आगे कहा। मानसी, मेरे लिए दहान सिटी की 2 टिकटें बुक कर दो। जी प्रेसिडेंट रोहित। मानसी ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी बेरुखी साफ देखी जा सकती थी। उसे रोज रोहित के साथ ऑफिस आना जाना पसंद था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही दिनों के भीतर उसे फिर से किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा। 2 टिकटें? आपके साथ और कौन जा रहा है? चिराग ने हैरान होकर पूछा। रोहित ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, जोसफ, तुम मेरे साथ चलोगे। अनिकेत, सुनीता और गुनगुन सभी नए साल की छुट्टियों के लिए अपने घर गए हुए हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया था और कहा था कि त्योहारों के खत्म होने से पहले वे अपने परिवारों को जयपुर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। जब आप पूरे परिवार को साथ लाते हैं तो काफ़ी औपचारिकताएं होती हैं, इसलिए इस यात्रा पर तुम मेरे साथ रहोगे। इसके अलावा मैं तुम्हारी क्षमताओं को भी देखना चाहता हूं, खासकर इसलिए क्योंकि तुम यहाँ नए हो। चूंकि कैप्टन रोहित ने खुद मुझसे यह बात कही है तो बेशक मैं आपके साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। जोसफ ने बिना किसी आपत्ति के सहमति दी। वह जानता था कि अगर उसे जयपुर में अपनी जगह बनानी है तो उसे अपना योगदान देना होगा, अन्यथा एक नवागंतुक होने के नाते वह अपनी स्थिति को कैसे मजबूत कर पाता। रोहित ने अपनी बात जारी रखी, ज्यादा तनाव मत लो, ये सिर्फ एक नियमित जांच है। अगर कुछ गलत होता भी है तो जब तक तुम नियमों का पालन करोगे तुम उतने ही सुरक्षित रहोगे जितने पिछली बार थे। मैं आपकी बात समझ रहा हूं कैप्टन रोहित, जोसफ ने सिर हिलाया। उसे नहीं लगता था कि रोहित उसे धोखा देने के लिए झूठ बोलेगा। आखिरकार वह गोस्ट पेंटिंग की घटना से बचकर निकला था और उसे पूरा भरोसा था कि रोहित के साथ जाना सुरक्षित रहेगा। वास्तव में रोहित ने पहले विचार किया था कि क्या उसे दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत द्वारा बताए गए स्थान की जांच के लिए जोसफ को साथ ले जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार यह एक रहस्य था और वह नहीं चाहता था कि इसके बारे में बहुत से लोग जानें। लेकिन फिर सोचने पर उसे एहसास हुआ कि रहस्य अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था उसका जवाब। अगर वह हमेशा अकेले ही जाता रहा तो देर सबेर कोई बड़ी दुर्घटना होना तय था। एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ होने से कम मानसिक दबाव थोड़ा कम हो जाता। और जोसफ के भीतर जो प्रेत था वह काफ़ी अनोखा था। द डोर ब्लॉकिंग घोस्ट। वह भयंकर भूतों को भी दरवाज़ों के पीछे कैद रखने की क्षमता रखता था और किसी अप्रत्याशित खतरे के सामने वह भागने या संभलने के लिए पर्याप्त समय दे सकता था। जो भी हो, हमेशा सतर्क रहना और अपने पास एक तुरुप का इक्का रखना कभी गलत नहीं होता। तो इस बीच जयपुर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? चिराग ने दोबारा पूछा। पहले की तरह ही हरीशपाल को ढूंढो, रोहित ने कहा। वह इन दिनों अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आराम से समय बिता रहा है। उसका जीवन काफ़ी शांतिपूर्ण चल रहा है। चूंकि वह जयपुर द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और संसाधनों का आनंद ले रहा है तो अब समय आ गया है कि वह भी कुछ योगदान दे। इसके अलावा अगर मेरे दहान सिटी में रहने के दौरान कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो मैं तुरंत वापस लौट सकता हूँ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चिराग ने सिर हिलाया। उसने आगे कोई पूछताछ नहीं की। आखिरकार दोनों शहर वाकई पास पास थे और जयपुर की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक छोटी यात्रा से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जोसफ, तुम जाकर तैयारी करो, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे, रोहित ने निर्देश दिया। ठीक है कैप्टन रोहित। चिराग को इसी पल अचानक कुछ याद आया और उसने धीरे से कहा, वैसे मुख्यालय के संपर्क अधिकारी लाइजनर ने मुझसे कपिल की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा था। कपिल की स्थिति? इसके बारे में किसने पूछा? रोहित ने पलटकर सवाल किया। ये कपिल की मां कैटरीना थीं। उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर अधीर को फ़ोन किया था और वह खुद इस बात को समझाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने यह मामला मुझ पर डाल दिया।
डिप्टी मिनिस्टर ने कहा कि आप, यानी कैप्टन रोहित ही इस बारे में बेहतर जानते होंगे, चिराग ने बताया। रोहित ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, उसे यह छोटी सी बात याद आई। कैटरीना ने एक बार उससे कपिल को बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। हालांकि एक मां के अपने बच्चे के प्रति प्यार को देखते हुए उसने कैटरीना को अधीर का फ़ोन नंबर दे दिया था। उम्मीद के उलट कैटरीना ने सचमुच अधीर से मदद मांग ली थी। कपिल मेरी निगरानी में है, लेकिन स्थिति काफ़ी जटिल है और इसे संक्षेप में नहीं समझाया जा सकता। उस कैटरीना से कहो कि वह जयपुर आ जाए, रोहित ने कहा। कुछ बातों पर आमने सामने चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि वह कपिल की कानूनी अभिभावक है। ठीक है कैप्टन रोहित, मुझे पता है कि अब क्या करना है, चिराग ने सहमति में सिर हिलाया। रोहित ने ऑफिस के भीतर बने उस सेफ रूम की तरफ एक नज़र डाली। अंदर कपिल का वह कागज़ का पुतला उस ताबूत के ठीक बगल में रखा हुआ था जिसमें पिछली बार वह अजीब शव बंद था। लेकिन फिलहाल उसका कपिल को दोबारा होश में लाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इसकी कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वह अनुपम पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसे कुछ समय तक स्थिति पर नज़र रखने की ज़रूरत थी। सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त इस तरह के एक अजीब जीव को दोबारा जीवित करने के मामले में और अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता थी, और बेशक यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि कपिल की मां कैटरीना इसके लिए तैयार होती हैं या नहीं। यह मामला काफ़ी संवेदनशील था। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह अपने बच्चे को एक कागज़ के पुतले के रूप में स्वीकार कर सके। यह मामला मेरे वापस आने तक रुक सकता है। अगर कैटरीना यहाँ पहुँचती हैं तो मानसी, तुम उनके ठहरने और देखभाल की व्यवस्था कर देना, रोहित ने आगे निर्देश दिया। जी प्रेसिडेंट रोहित, मैंने इसे नोट कर लिया है, मानसी ने तुरंत अपनी डायरी में इस बात को दर्ज किया। वैसे कैप्टन रोहित, प्रवीण के मामले की जांच अभी भी जारी है, लेकिन हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मैं इसकी रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। चिराग ने एक और मुद्दा सामने रखा। ये प्रवीण द्वारा केशव के अपहरण से जुड़ा मामला था। रोहित ने अपना हाथ हिलाया। रहने दो, अगर कोई भूत नियंत्रक, घोस्ट कंट्रोलर खुद को छिपाना चाहे तो उसका पता लगाना लगभग असंभव होता है। वह मेरे हाई स्कूल का सहपाठी था, मैं उसे थोड़ा बहुत समझता हूँ। बस अपनी खोज जारी रखो और कोई भी खबर मिलने पर मुझे सूचित करना। समझ गया। चिराग अपने काम में बेहद बारीक था। वह रोहित से बिना कुछ छिपाए हर छोटी बड़ी रिपोर्ट साझा करता था। उसकी विभिन्न कार्य रिपोर्ट सुनने के बाद रोहित ने उसे जाने की अनुमति दी। फिर जोसेफ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। जोसेफ अब गुवानजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रह रहा था, जहां आलिया ने उसके लिए एक घर आवंटित किया था। कंपनी में भी उसके लिए 10 लाख रुपये के मासिक वेतन के साथ एक मानद नॉमिनेटेड पद की व्यवस्था की गई थी। बेशक ये व्यवस्था रोहित की सहमति से ही हुई थी। हालांकि यह वेतन बहुत अधिक नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। अगर कोई और बात नहीं है तो तुम घर जाकर अपनी तैयारी करो। इस बार की यात्रा खतरनाक हो सकती है, रोहित ने गंभीर होते हुए कहा। ठीक है कैप्टन रोहित, मैं समझ गया हूँ, आप चिंता न करें, जोसेफ ने सिर हिलाया। तो फिर मैं अब चलता हूँ। मुझे यह नहीं पता कि कल सुबह हम कितने बजे निकल रहे हैं। मैं अपनी सेक्रेटरी से कहकर तुम्हें बाद में सूचित करवा दूंगा, रोहित ने कहा। ठीक है, तो मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा कैप्टन रोहित, जोसेफ ने शालीनता से कहते हुए विदा ली। मानसी करीब आए और बोली, कल सुबह की फ्लाइट 9:30 बजे की है। मैंने टिकटें पहले ही बुक कर ली हैं। लेकिन सच कहें तो हमारा जीवन अभी काफ़ी शांतिपूर्ण चल रहा है। कुछ मुद्दों को उनके हाल पर छोड़ा जा सकता है। आपको भी जयपुर में रहना अच्छा लग रहा है ना? यह अच्छा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। अलौकिक दुनिया के मामलों के प्रति अपनी उत्सुकता मत बढ़ाओ, बस अपने काम पर ध्यान दो, रोहित ने कहा। वह सचमुच जयपुर में ही रहकर अपनी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट बिताना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर अभी भी घोस्ट कैबिनेट के सौदे का श्राप मंडरा रहा था। साथ ही उसके भीतर के भूतों के दोबारा जागने का खतरा भी लगातार बना हुआ था। इसके अलावा अलौकिक घटनाएं समय के साथ और अधिक भयानक होती जा रही थीं, और कुछ रहस्यों को जल्द से जल्द समझना और उजागर करना बेहद आवश्यक था। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से भविष्य में आने वाले किसी भी अचानक बदलाव का सामना नहीं किया जा सकता था। ये भी सोचने वाली बात थी कि अगर जयपुर में दोबारा कोई एस लेवल की अलौकिक घटना घटती तो सच कहें तो रोहित के पास अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और अब एस लेवल की घटनाएं पहले से कहीं ज़्यादा बार बार होने लगी थीं। ये स्थिति एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रही थी। भूत अपनी अधूरी पहेली को पूरा कर रहे थे, या शायद कुछ बेहद खूंखार और प्राचीन प्रेत धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो रहे थे। अभी तो सिर्फ आधा साल ही बीता था। रोहित के मन में अजीब से जज्बात उभर रहे थे। उसे एक भूत मास्टर, घोस्ट मास्टर बने केवल आधा साल ही हुआ था।
अगर वह पीछे मुड़कर देखे तो 6 महीने पहले तक अलौकिक घटनाएं इतनी स्पष्ट नहीं थीं और स्थिति मुख्यालय के नियंत्रण में हुआ करती थी। लेकिन अब केवल एक घोस्ट एनवॉय की घटना और एक घोस्ट पेंटिंग की घटना ने मुख्यालय के भूत मास्टर्स के एक पूरे समूह का लगभग सफाया कर दिया था। इसके अलावा मुख्यालय के भीतर एक अज्ञात घुसपैठ हुई थी और यहाँ तक कि हंग्री घोस्ट को भी चुरा लिया गया था। सुरक्षा का यह घटता स्तर रोहित को लगातार याद दिला रहा था कि यह जो सती शांति दिख रही है वह जल्द ही खत्म होने वाली है, और इसी वजह से उसने दहान सिटी जाने का फैसला किया था। ठीक इसी समय दहान सिटी, एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर खांस हल्की सी खांसी की आवाज़ गूंजी और करीब 25-26 साल के एक व्यक्ति ने, जो सूट पहने हुए था और सिगरेट पी रहा था, अपनी बाहें सिकुड़ते हुए हाथ में पकड़ा सैटेलाइट पोजीशनिंग फ़ोन नीचे रख दिया। वह झगड़ालू और मुसीबतें खड़ी करने वाला घोस्ट आए, रोहित मेरे दहान सिटी में आ रहा है। वह व्यक्ति खड़ा हुआ। वह सोने की एक लाठी कैंक के सहारे थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसका संतुलन ठीक नहीं था। उसका रंग पीला और गहरा था, मानो वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा कोई मरीज हो जो किसी भी क्षण दम तोड़ सकता है। हालांकि उसके हाव भाव में बीमारी का कोई नामोनिशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा और तीव्रता साफ महसूस की जा सकती थी। उसका नाम था सनरुई। वह इस शहर का प्रभारी अधिकारी था, एक ऐसा भूत मास्टर जिसने 2 खूंखार भूतों को अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। एक समय था जब उसे शीर्ष स्तर के अधिकारियों में गिना जाता था, लेकिन अब वह कैप्टन्स की श्रेणी से थोड़ा नीचे ही रह गया था। ये सनरुई अच्छी तरह जानता था कि वह कैप्टन बनने की योग्यता नहीं रखता, इसलिए वह चुपचाप दहान सिटी में ही टिका रहा और बाकी जगहों के मामलों से दूर रहता था। यहाँ तक कि जब मुख्यालय कप्तानों का चयन कर रहा था, तब भी उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मेरी चिराग से फ़ोन पर बात हुई है। वह यहाँ सिर्फ कुछ मामलों की जांच करने आ रहा है, इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगल में खड़े करीब 30 साल के एक असिस्टेंट ने कहा। चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, वह घोस्ट आई रोहित है, वह सख्त जान जिसने अकेले एक एस लेवल की अलौकिक घटना को सुलझाया है। मैं भले ही उसे नज़रअंदाज कर दूं, लेकिन क्या होगा अगर उसने मुझ में ही कोई दिलचस्पी ले ली तो? सनरुई ने इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को बिल्कुल भी नाराज़ मत करना। उसकी फ़्लाइट कल सुबह की है, तुम किसी को उसे रिसीव करने के लिए भेज देना। रहने दो, मैं खुद ही जाऊंगा। मैं खुद उससे यहाँ आने का कारण पूछ लूँगा। ऐसे लोगों का मकसद हमेशा बड़ा और साफ होता है। वह बिना किसी ठोस वजह के मेरे शहर में कदम नहीं रखेगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। निश्चित रूप से दहान सिटी में कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद उसी पुराने मामले से जुड़ा हुआ है। उसने आगे बेहद गंभीर होते हुए कहा। ठीक है, मैं सारी व्यवस्थाएं देख लेता हूँ। असिस्टेंट ने गंभीरता से सिर हिलाया। जाओ। सनरुई ने हाथ हिलाया और फिर लंगड़ाते हुए खिड़की के पास चला गया। वह शहर की ओर देखते हुए गहरी सोच में डूब गया और उसकी भौहें तन गईं। अध्याय 768 प्रभारियों की मुलाकात। सुबह के 10 बजने ही वाले थे जब रोहित और जोसेफ प्लेन से उतरकर दहान सिटी के एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस यात्रा में कोई अनहोनी नहीं हुई, सब कुछ काफ़ी सामान्य रहा। रोहित के पास एक बॉडी बैग शव रखने वाला थैला था जो उसके लगेज बैग का भी काम कर रहा था। उसके भीतर कुछ रोज़मर्रा की अलौकिक सामग्रियां थीं, खून से सने अखबार, एक घोस्ट कैंडल, प्रेत मोमबत्ती, एक सब्स्टिट्यूट डॉल, कठपुतली, घोस्ट पोर्सिलेन, प्रेत चीनी मिट्टी के 2 टुकड़े, कुछ हथियार जो वह अपने पास रखता था, और सोने के कुछ कंटेनर। बेशक उसके पास उसकी वह रहस्यमयी और खौफनाक फायरवुड नाइफ, लकड़ी काटने वाला चाकू भी थी। इस बार उसके पास वह लाल प्रेत मोमबत्ती नहीं थी और न ही वह अपने साथ उस घोस्ट चाइल्ड प्रेत बच्चे को लेकर आया था। चूंकि यह सिर्फ एक सामान्य जांच का दौरा था, न कि किसी एस लेवल की अलौकिक घटना का सामना करने का, इसलिए रोहित के दृष्टिकोण से इतनी तैयारी पहले से ही पर्याप्त थी। अगर उसे सचमुच घोस्ट चाइल्ड की ज़रूरत पड़ती तो वह उसे अपने घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र के माध्यम से किसी भी समय वहां बुला सकता था। रोहित के इन हथियारों और तैयारियों के मुकाबले जोसेफ का सामान बहुत ही साधारण था। वह सिर्फ एक बैकपैक लिए हुए था जिसमें कपड़ों के कुछ जोड़े, एक सर्विस पिस्टल और अलौकिक दुनिया से जुड़ी कोई अन्य चीज़ नहीं थी। आखिरकार वह इस क्षेत्र में अभी नया था। जब रोहित खुद नया था तब उसके पास भी कुछ नहीं था। आज उसके पास जो कुछ भी था उसने अपनी जान दांव पर लगाकर कमाया था। चीफ रोहित, मैंने कल रात दहान सिटी की स्थिति का अध्ययन किया था। अब तक यहाँ एक भी अलौकिक घटना दर्ज नहीं हुई है। ये बेहद सुरक्षित शहर है। तार्किक रूप से देखा जाए तो ऐसे शहर में समस्याएं होने की संभावना बहुत कम है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुख्यालय के पास इसके दस्तावेज बहुत पहले से होते, जोसेफ ने एयरपोर्ट पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए कहा। यही बात तो सबसे अजीब है।
इतने भारी ट्रैफिक और आबादी वाले इतने बड़े शहर में एक भी अलौकिक घटना न होने की संभावना बहुत कम होती है, और यही कारण है कि मैं इसकी जांच करना चाहता हूं, रोहित ने सहजता से एक कारण बताते हुए समझाया। जोसेफ ने कहा, शायद ये सिर्फ एक संयोग हो जिसे हम सर्वाइवरशिप बायस कह सकते हैं। ज्यादा सवाल मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह संयोग है या कुछ और। जब हम खुद देख लेंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल मेरे पीछे आओ और हम यहाँ से कार द्वारा बाहर निकलेंगे। रोहित ने बिना समय गंवाए सीधे उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ने का संकेत दिया। वे दोनों एयरपोर्ट से टैक्सी लेने के लिए आगे बढ़े। हालांकि अभी वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि आगे का एक हिस्सा खाली करा दिया गया और सूट पहने कुछ सुरक्षाकर्मियों बॉडीगार्ड्स ने दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही को रोक दिया। बीच में कुछ बेहद आकर्षक और आधुनिक महिलाएं हाथ में फूलों के गुलदस्ते और एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड थामे खड़ी थीं, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वागत है रोहित। साफ था कि यह एक स्वागत करने वाली टीम थी। उनका नेतृत्व एक युवक कर रहा था जिसने सूट और लेदर के जूते पहने हुए थे। उसके हाथ में सोने की एक लाठी कैन थी। वह सिगरेट पी रहा था और देखने में बेहद बीमार लग रहा था। उसका रंग इतना खराब था मानो वह किसी भी क्षण दम तोड़ देगा। हाँ, मुझे मुख्यालय से सूचना मिली थी कि मशहूर रोहित आज दहान सिटी आ रहे हैं, इसलिए मैं चीफ रोहित का स्वागत करने के लिए सुबह जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंच गया। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस तरह अचानक आने पर आप बुरा नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा और लंगड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ा। चीफ रोहित, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मैं सनरूई हूँ, दहान सिटी का प्रभारी अधिकारी। आज मुझे इस प्रसिद्ध घोस्ट टाइप से साक्षात मिलने का सौभाग्य मिला है। कृपया भविष्य में मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा, उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। सनरूई। रोहित एक पल के लिए रुका, फिर उसने हाथ मिलाने के लिए ग्लव्स पहना हुआ अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। वह यहां आने से पहले जानकारी खंगाल चुका था। वास्तव में इस शहर का प्रभारी अधिकारी सनरूई ही था, दो भूतों पर नियंत्रण रखने वाला एक मास्टर, जिसका कोडनेम था सिक घोस्ट बीमार भूत सनरूई। हालांकि वह जानकारी कुछ महीने पुरानी थी और उसे अपडेट नहीं किया गया था। सनरूई की वास्तविक स्थिति के बारे में रोहित को ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से वही था। हेलो, सनरूई ने इसके बाद जोसेफ से हाथ मिलाया। ये भाई कुछ नए से लगते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप? कोई बात नहीं, मेरा नाम जोसेफ है, मैं चीफ रोहित की टीम का नया सदस्य हूं, जोसेफ ने थोड़े संकोच के साथ कहा। सनरूई ने मुस्कुराकर कहा, तो आप चीफ रोहित के होनहार साथियों में से एक हैं। मैं भविष्य में आपके सहयोग की उम्मीद करता हूं। उसने फिर अपनी टीम की तरफ इशारा किया, तुम सब वहां चुपचाप क्यों खड़े हो? चीफ रोहित का गर्मजोशी से स्वागत करो। तुरंत ही 4-5 बेहद खूबसूरत महिलाएं, जो न जाने कहां से बुलाई गई थीं, उत्साह भरी मुस्कान और फूलों के गुलदस्ते लेकर करीब आईं। चीफ रोहित, दहान सिटी में आपका स्वागत है। चीफ रोहित इतने युवा और हैंडसम हैं, मुझे उम्मीद है कि आप यहां अक्सर आते रहेंगे। चीफ रोहित, नमस्ते, ये फूल आपके लिए हैं, आशा है कि यहां आपकी यात्रा का अनुभव बेहद शानदार रहेगा। जल्दी ही रोहित के हाथ 2-3 गुलदस्तों से भर गए, जिन पर विजिटिंग कार्ड लगे थे और फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। इन महिलाओं के लिए रोहित का नाम नया था और वे अलौकिक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। वे बस इतना जानती थीं कि सामने खड़ा व्यक्ति उनके प्रेसिडेंट सनरूई से भी बड़ा अधिकारी है। रोहित के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, वह इन बनावटी तारीफों और स्वागत से पूरी तरह विरक्त था। उसने पूछा, तुमने इन लोगों को कहाँ से ढूंढ निकाला? ये एक एंटरटेनमेंट कंपनी के उभरते हुए कलाकार और स्टार्स हैं जिन्होंने अभी डेब्यू नहीं किया है। सभी दिखने में बेहद खूबसूरत हैं और इनका फिगर भी शानदार है। आखिरकार चीफ रोहित का स्वागत एयरपोर्ट पर इस तरह फीका तो नहीं होना चाहिए ना? सनरूई हंसा, अगर चीफ रोहित को पसंद हो तो आप इनसे दोस्ती कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि चीफ रोहित के आकर्षण के सामने कोई भी लड़की आसानी से दिल हार जाएगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात सीधे शब्दों में कह दी। रोहित ने गंभीर होते हुए कहा, मैं यहाँ सीधे शब्दों में अपनी बात रख दूं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ कुछ मामलों की जांच करने आया हूँ। हम बिना किसी टकराव के रह सकते हैं, इसलिए इस तरह के दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार ये हमारी पहली मुलाकात है, हमारा कोई पुराना इतिहास नहीं है, इसलिए हमारे बीच किसी विवाद की गुंजाइश नहीं है। तुम पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हो। रोहित ने अपने हाथ के फूल जोसेफ को थमा दिए। सनरूई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर ठहाका मारकर हंसा, रोहित, तुम कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहे हो। हम सब यहाँ सहकर्मी हैं। इस शहर का प्रभारी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मेहमाननवाजी करूं और गर्मजोशी से स्वागत करूं, वरना ये काफ़ी अशिष्ट लगेगा। जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई जिससे तुम नाराज़ हो।
रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, बाहर मेरे बारे में कई तरह की अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में मेरे साथ तालमेल बिठाना काफ़ी आसान है। बिल्कुल, मुझे रोहित के चरित्र पर पूरा भरोसा है। जब मामलों को संभालने की बात आती है तो रोहित से ज़्यादा विश्वसनीय कोई नहीं है। सन रूई ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वह कुछ और ही ताना बाना बुन रहा था। इसकी इस बात का क्या मतलब था? क्या यह मुझे कोई चेतावनी दे रहा है, या इसका यह अर्थ है कि यहाँ किसी ने इसे नाराज़ किया है और रोहित विशेष रूप से उसे ठिकाने लगाने आया है? यहाँ तक कि वह अपने साथ इस जोसेफ नाम के अड़ियल दिखने वाले आदमी को भी लाया है। अगर रोहित ने मुझ पर नज़र रख ली तो भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुछ पल सोचने के बाद सन रूई फिर मुस्कुराया और बोला, ये बात करने की सही जगह नहीं है रोहित। आओ, मैं तुम्हें बैठने के लिए एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। अगर तुम कुछ भी पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। इस शहर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में मुझे जानकारी ना हो। हालांकि रोहित ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे बस शहर का एक चक्कर लगवा दो तो उतना ही काफ़ी होगा। वह निश्चित रूप से सन रूई से कुछ जानकारियां ले सकता था। आखिरकार वह काफ़ी समय से यहाँ का प्रभारी था, शायद पहला ही अधिकारी था, जबकि जयपुर में स्थिति अलग थी, जहाँ रोहित के कमान संभालने तक वह तीसरे नंबर का प्रभारी बन चुका था। ठीक है, फिर मेरी गाड़ी तैयार है रोहित, कृपया इस तरफ आएं। सन रूई ने मुस्कुराते हुए रास्ता दिखाया। तो फिर मैं औपचारिकता नहीं करूंगा, रोहित ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि रास्ते में जब उसने सन रूई को लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए चलते देखा तो रोहित खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम्हारे पैर में कोई समस्या है? हाँ, कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा लंगड़ापन है। क्या रोहित को इससे कोई फर्क पड़ता है? रोहित ने लापरवाही से कहा, विशेष रूप से नहीं, मैं पहले एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो लंगड़ा कर चलता था। और फिर उसका क्या हुआ? वह बाद में मर गया। सन रूई एक पल के लिए सन रह गया, फिर उसने तुरंत मुस्कुराते हुए अपनी लाठी अपने असिस्टेंट को थमा दी और बिना लंगड़ाए सीधे चलने लगा। मैं बिल्कुल भी अपंग नहीं हूँ, मेरा पैर बस उतना फुर्तीला नहीं है। मैं ज़्यादा चलना पसंद नहीं करता, इसलिए लाठी का इस्तेमाल करता हूँ। कृपया कोई गलतफहमी मत पालना रोहित। ऐसा कहकर वह बिल्कुल सामान्य रूप से चलने लगा। रोहित देख सकता था कि उसका पैर वाकई थोड़ा भारी था और उसे उठाने में थोड़ी मेहनत लग रही थी, लेकिन वह वास्तव में अपंग नहीं था। अगर तुम्हारा पैर किसी काम का नहीं रह गया है तो मैं इसे अलग करके इसकी जगह एक बेहतर पैर लगा सकता हूँ, बशर्ते तुम्हें कोई अतिरिक्त पैर मिल जाए। उसने अपनी तरफ से थोड़ी सहृदयता दिखाई। दूसरे के इलाके में होने के कारण वह सन रूई के साथ कोई विवाद नहीं चाहता था। हो सकता था कि आगे चलकर उसे सन रूई की मदद की ज़रूरत पड़े, इसलिए रोहित का व्यवहार उतना सख्त नहीं था। बेशक अगर कोई दूसरा उसके इलाके जयपुर में इस तरह आता तो रोहित कभी भी इतने सीधे मुंह बात नहीं करता। सन रूई ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित का सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई कमाल का है, लेकिन इस नेक पेशकश के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मेरा पैर बस थोड़ा धीमा है, इसे अभी शरीर से अलग करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस समय उसके भीतर थोड़ी घबराहट पैदा हो रही थी। क्या रोहित सचमुच उसका पैर काटने की सोच रहा था? जल्दी ही रोहित और जोसेफ एक लग्जरी कार में बैठ गए, जिसके आगे पीछे सुरक्षाकर्मियों की गाड़ियां चल रही थीं, और वे शहर के मुख्य केंद्र की ओर बढ़ गए। इस शहर की समृद्धि जयपुर के मुकाबले कहीं अधिक थी। सड़कों पर गाड़ियों का भारी ट्रैफिक था और पैदल चलने वालों की बड़ी भीड़ थी। जयपुर की शांति के मुकाबले यहाँ का माहौल बिल्कुल विपरीत था, लेकिन ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस शहर ने कभी किसी बड़ी अलौकिक घटना का सामना नहीं किया था। संभावना थी कि कई लोगों को इस बात का एहसास हो गया था और वे इस सुरक्षित शहर में शिफ्ट होने पर विचार कर रहे थे। ये जगह जिसका तुम प्रबंधन कर रहे हो जयपुर से कहीं बेहतर है, रोहित ने कुछ देर बाहर का नज़ारा देखने के बाद शांत लहजे में कहा। किस्मत, ये सिर्फ शुद्ध किस्मत का खेल है, सन रूई ने कहा। जब मुख्यालय ने मुझे इस शहर की जिम्मेदारी सौंपी थी तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि इतने महत्वपूर्ण शहर में समस्याओं का आना तय था। लेकिन मैं मुख्यालय की बात को टाल नहीं सका, इसलिए मुझे भारी मन से यह काम संभालना पड़ा। लेकिन किस्मत से इतने समय तक यहाँ काम करने के बाद भी एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी। दूसरी तरफ अनिकेत, जो मेरे साथ ही सेवा में आया था, उतना भाग्यशाली नहीं रहा। जयपुर का प्रभार संभालते ही वह कुछ ही समय बाद गायब हो गया। मैंने सुना है कि वह बाद में जीवित लौट आया, लेकिन मैंने लंबे समय से उसे नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि वह अब किस हाल में है। उसने अनिकेत का जिक्र छेड़ा और उसकी बातों से साफ था कि वह अनिकेत को पुराने समय से जानता था, क्योंकि वे दोनों एक ही बैच के भूत नियंत्रक घोस्ट कंट्रोलर्स थे। वह बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द जयपुर में मेरी टीम में शामिल होने वाला है, रोहित ने बताया। सन रूई ने आश्चर्य व्यक्त किया, सचमुच? ये तो बहुत अच्छी बात है। अनिकेत एक बेहद अनुभवी और पुराना खिलाड़ी है।
अगर वह तुम्हारी टीम में आता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित होगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास घोस्ट फॉग प्रेत कोहरा है। अनिकेत एक ऐसा भूत नियंत्रक है जिसके पास खुद का घोस्ट डोमेन है। घोस्ट फॉग भी एक प्रकार का घोस्ट डोमेन ही था, बस वह थोड़ा लीक से हटकर था। हालांकि उसकी तुलना रोहित की घोस्ट आई से नहीं की जा सकती थी, लेकिन किसी ऐसे भूत नियंत्रक का साथ होना जिसके पास खुद का घोस्ट डोमेन हो आज के समय में बेहद दुर्लभ था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अनिकेत 2 भूतों पर नियंत्रण रखता था।